अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज बात करेंगे हमारी आमदनी और हमारे ख़र्चे पे बनाम सरकार। कुछ दिन पहले दो खबरें बड़ी अहम थीं। मुझे बड़ी उस खबरें सुन के बड़ी हैरत भी हुई और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई। खबर ये थी, पहली खबर ये कि जो हैं तनख्वाह पेशा अफराद यानी कि पाकिस्तान में जितने भी तनख्वाहदार तबका है उसने सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करवाया इस साल का, यानी कि साल 2023-24 का सबसे ज़्यादा टैक्स जो जमा करवाने वाले लोग थे 24-25 का, वो तनख्वाहदार तबका है और उसने तकरीबन 500 अरब रुपया जमा करवाया है, जो किसी भी लैंडलॉर्ड और ये इंडस्ट्रियल तबके से बड़ा है। यानी कि इंडस्ट्रियल जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये एग्रीकल्चरिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन सबसे ज़्यादा टैक्स उसने अलग टैक्स और जो इनका टैक्स है वो 500 अरब के करीब है जो तनख्वाहदार तबके ने जमा करवाया। वो क्यों जमा करवाया? क्योंकि उन बेचारों का सोर्स से ही कट जाता है। हम तनख्वाहदार तबका है ना, हमारा टैक्स सोर्स से ही कट जाता है, यानी कि जब हमारी सैलरी आती है तो वो टैक्स कट के आती है इतनी। यानी अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि मुझे 100 रुपये मिलेगा तो मुझे 60 रुपये मिलते हैं, 40% अगर वो फॉर एग्जांपल वो 40% पहले ही कट जाता है। तो ये एक तमाम सूरत हाल है इसके अंदर कि हमारा टैक्स कैसे कटता है और हमारे टैक्स की सूरत हाल क्या है। टैक्स की मुख्तलिफ उन्होंने स्लैब्स रखी हुई हैं कि इतने पैसे कमाओगे तो इतने % कट पे कटेगा, इतने कमाओगे तो इतने % कटेगा। वो बढ़ती कम होती रहती है, यानी कि कम सैलरी वालों के कम टैक्स कटता है, ज़्यादा सैलरी वालों का ज़्यादा टैक्स कटता है। इस तरह ये सूरत हाल है, लेकिन टैक्स सोर्स से कट जाता है। दूसरी खबर, जिस खबर ने मुझे और हैरान और परेशान कर दिया, वो खबर ये थी कि जनाब जो हमारे और FBR के चेयरमैन के ये अल्फाज हैं, खबर लगी हुई है, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 अरब से ज़्यादा के असासे हैं जो डिक्लेयर हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं 10 अरब रुपया क्या है आजकल। आप खुद ज़रा थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नज़र मार लें, नहीं इर्द गिर्द नज़र मार लें तो टिकटॉक पे नज़र मार लें, आपको 25-25, 30-30 करोड़ की गाड़ियाँ कोई MPA चलाते हुए नज़र आएंगे, MNA चलाते हुए नज़र आएंगे और उस पर पंजाबी गाने भी लगे होंगे। तो ये तमाम सूरत हाल के साथ FBR के चेयरमैन कहते हैं कि हमारे मुल्क में 10 या 12 लोग ऐसे हैं जो 10 अरब के मालिक हैं। आप ये सोचें कि वो डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, वो पैसा जो उनसे आया वो डिक्लेयर हुआ ही नहीं हुआ और उस पर टैक्स दिया नहीं जा रहा। तो फिर किसका खून चूसा जा रहा है? हमारा। अब इसके बाद मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि हमारा टैक्स का पैसा जाता कहाँ है, हमारे टैक्स के पैसे से होता क्या है। ये तमाम जो हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है टैक्स की मद में, ये लोगों से पैसे लेती है या किसी भी सूरत में ड्यूटीज़ की मद में, जो हुकूमत पैसा इकट्ठा करती है हम लोगों से, आवाम से, उसका मेजॉरिटी करती क्या है? बजट आता है। जब अभी बजट आने वाला है, थोड़े दिनों में बजट आ जाएगा, महीने 2 महीने के बाद बजट आ जाएगा। बजट के अंदर एक बजट होता है डेवलपमेंट बजट, एक होता है नॉन डेवलपमेंट बजट। नॉन डेवलपमेंट बजट वो होता है जो इनके खर्चे हैं जिसमें वो पूरा करते हैं। वो नॉन डेवलपमेंट में मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द चंक तनख्वाहों की मद में जाता है, जो इनकी तनख्वाहें हैं, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, इन अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहें हैं, MP MNAs की तनख्वाहें हैं, प्रेसिडेंट की तनख्वाह है, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह है, ये इन तमाम लोगों की तनख्वाहें हैं जो नॉन डेवलपमेंट में जाती हैं। वो नॉन डेवलपमेंट बजट होता है। डेवलपमेंट बजट वो होता है जो हमने लोगों पे लगाना होता है, चीज़ें करनी होती हैं, उनको सहूलियात फराहम करनी होती हैं या उनके लिए कोई नए प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं। जैसे हमारे मुल्क में मशहूर प्रोजेक्ट सड़कें ही होती हैं मोस्टली, क्योंकि सड़कों में कहते हैं कि कमीशन भी बहुत ज़्यादा मिलती है। कहते हैं, मैं नहीं कहता ये, लेकिन लोग कहते हैं। पिछले गवर्नर साहब थे, वो इमरान खान साहब के दौर में भी कहा करते थे कि ये तो पंजाब हुकूमत में तो चलता ही सारा कमीशन एजेंट है। तो ये सारी बातें हैं साइड, लेकिन इस पर इस तरह लगता है, वो पैसा लगता है। अभी कुछ दिन पहले की एक और ख़बर सुन लें, वो ये है कि जो असम्बली अरकान है, पंजाब असम्बली के अरकान, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। कानून पास किया उन्होंने, खुद अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई हैं? यानी कि 500-500, 600-600% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। जिनकी तनख्वाह 1 लाख से कुछ रुपए थी, कुछ हज़ार थी, उन्होंने वो तनख्वाह 4-4.5 लाख रुपए पे कर ली है। सीनियर मिनिस्टर की तनख्वाह 9 लाख के करीब तकरीबन जा चुकी हुई है। इस पर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या आया? मैंने लोगों से जाके पूछा, यार ये अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? एक छोटा सा सर्वे किया था, उस सर्वे को ज़रा आप एक क्विक राउंड अप में देखें कि लोग क्या कहते हैं इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बारे में। जो असम्बली अरकान ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, और ये वो लोग हैं जो हमारे लिए कानून साजी करने के लिए बैठे हुए हैं, जो अपने लिए मोस्टली कानून साजी करते रहते हैं। सुने सर, पंजाब असम्बली में मौजूद जो मेंबरान उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जीरो हो जानी चाहिए थी। नहीं भट्ट साहब, नहीं बढ़नी चाहिए, अगे घट कमा रहे हैं। MPA के नहीं, MPA की तो पहले ही बहुत है, उनकी क्या बढ़ानी है? बड़ी नहीं बढ़नी, वो नहीं बढ़नी चाहिए, चारों नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, MPAs की तनख्वाह बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? MPAs अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं, हालात कुछ ऐसे हैं, बढ़नी नहीं चाहिए। नहीं बढ़नी चाहिए। MPA ने अपनी तनख्वाह बढ़ा दी है, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? मैं ना हिसाब दा इकट्ठा ही रहना चाहिए इन्हां दा। यार भाईजान, MPAs की सैलरियां बढ़ रही हैं, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़ा रहे हैं, हाँ या ना?
नहीं नहीं बढ़नी चाहिए नहीं भाईजान नहीं बढ़नी चाहिए एमपीएस की सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए बिल्कुल नहीं एमपीए की सैलरी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए नहीं जी, उनकी तो सैलरी पहले ही काफ़ी हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबका है, जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। यार अगर तो मेहनत सही मानों में कर रहे हैं, नेक नियति के साथ इंशाल्लाह सोच अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव तो फिर तो ठीक है। अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरे दिल में कहीं कोई अल्लाह ना करे वो बुरी बात आ जाए, शैतान से अल्लाह पाक बचाए, तो फिर नहीं होना चाहिए। पाइन देखा जाए जो मुल्की हालात जा रहे हैं ना, उस हिसाब में बढ़नी नहीं चाहिए। एमपीएस ने अपनी सैलरियां बढ़ाई हैं, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। इन्हें और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाते हैं। ये जो बेचारे जो लोग जो गरीब हैं, जो अंडरपेड लोग हैं, इतनी महंगाई का सामना कर रहे हैं, बिजली के बिलों का सामना कर रहे हैं, उनकी 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 क्यों जी बिल्कुल उनकी उनकी इनकम बढ़ानी चाहिए। ये तो सब हराम की कमाई बढ़ा रहा है। ये बेसिकली हराम की सैलरी कमाई। बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए किसकी? इनकी एमपीएस कभी भी नहीं बढ़नी कभी भी चाहिए, नहीं बढ़नी बल्कि इनकी सैलरी काट दे, इनको 5 साल तक सैलरी ना दे। अमीर आदमी है वो, उसका ये होता है कि अपना बढ़ा के अपना गुजारा करना, जो गरीब के बारे में सोचना ही नहीं है। देखें जी, हमारा मुल्क देखें आगे कर्ज़ों में डूबा हुआ है, माशी हालात ख़राब हैं, तो ये बिल्कुल सही मौका नहीं है इस वक्त बढ़ाने का। थोड़ी बहुत तो बढ़ानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए हाँ, और नहीं भी बढ़ानी चाहिए इतनी ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल होंगे अपने घर में, अपने खर्चे कंफर्टेबल होंगे, तो वो ईमानदारी से बंदा काम कर सकता है। काजू एमपीए ने अपनी तनख्वाहां ਵਧਾਉਣ ਦਾ बिल पास किया है, करना चाहिए कि नहीं? मुल्क के हालात इस तरह के नहीं थे। आपको क्या लगता है काजू, तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए कि नहीं? नहीं बढ़ानी चाहिए। एमपीएस अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, बढ़ानी चाहिए उनको कि नहीं? नहीं बढ़ाना चाहिए। एमपीएस अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं, बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर उसकी बढ़ानी चाहिए तो फिर आवाम की भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और हम जो इधर गरीब आदमी मर रहा है। बढ़नी चाहिए भाई? नहीं जी, वो एमपीए ढेडी नहीं सर भरते, साडियां सैलरियां ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ। एमपीए की सैलरियां बढ़ रही हैं, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं बढ़नी चाहिए। उनको अपनी नहीं बढ़ानी चाहिए, उनके वो 5 लाख रुपए सैलरी है, उनका फिर भी घर नहीं चलते। हमारी 37,000 रुपये सैलरी है, वो कहते हैं इसमें ही घर चलाओ अपना। सर इनका सब कुछ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो किसी गरीब का कुछ नहीं बढ़ेगा। एमपीएस अपनी सैलरियां बढ़ा रहे हैं, बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? भाईजान बिल्कुल नहीं बढ़ानी चाहिए। भाईजान एमपीए एमएनएस की सैलरियां बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ानी चाहिए ना कि नहीं सर बढ़ानी? मेरे ख्याल में ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ नहीं। साडियां सैलरियां बननी चाहिए कि इन्हां दी सैलरियां बननी चाहिए सर। एमपीएस अपनी सैलरियां बढ़ा रहे हैं, तो उनको अपनी सैलरियां बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? नहीं बढ़ा लें, ठीक है, लेकिन बाकी आम लोगों का भी सोचें ना। आम लोग मजदूर जो तबका है उनको भी बढ़ाएं, बाकी जो सरकारी मुलाजमीन है उनको भी बढ़ाएं। सर उनको जितनी भी सैलरी मिले उनके लिए फिर भी कम ही होती है। सैलरी बढ़नी चाहिए एमपीए एमएनएस की। सर पहले ही उनका सब कुछ फ्री है। इनको 1,90,00,000 दें, ये कल भी कहेंगी कि सैलरी कम है। सर सैलरियां तो बढ़ जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो नीचे की लोकेशन भी देखें ना। एमपीए अपनी सैलरियां बढ़ा रहे हैं, बढ़ानी चाहिए ना कि नहीं? नहीं सर, नहीं बढ़ानी चाहिए अगर जनरली देखा जाए तो। बिल्कुल ठीक है भाई, बढ़ानी चाहिए कि नहीं? नहीं बढ़ानी नहीं बढ़ानी चाहिए। सैलरियां बढ़ानी चाहिए? नहीं बढ़ाए। अमीर जो है, अमीर को पहले ही उनके पास पैसा है, बहुत पैसा है। तो गरीब जो है, गरीब पहले ही मरा हुआ है और मार दे। बात चल पड़ी है तो बड़ी दूर तक जाएगी। फिर आप कहते हैं ये तो तनख्वाहें बढ़ गई इनकी। तनख्वाहें बढ़ने के बाद इनमें ही कितने, आप कभी असम्बली का इजलास हो रहा हो ना, तो हम कभी असम्बली जाके देखें, वैसे तो आपको जाने नहीं देंगे, आम आदमी की रसाई नहीं है, बाहर गार्ड्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं अंदर अवामी नुमाइंदे बैठे हैं, अवाम का अंदर क्या काम है, वही सारा निबड़ लेंगे। तो अवाम होती है बाहर दरवाजे के अंदर। कभी आपको जाने का मौका मिले, मुझे कई दफ़ा जाने का मौका मिला है, तो अंदर मुझे ये पता चला है कि जनाब गाड़ियाँ ही बड़ी महंगी हैं। जिन गाड़ियों पे ये सारे लोग आते हैं वो बहुत महंगी गाड़ियाँ, और इसके सोने पे सुहागा ये ले लें कि अभी नए पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए हैं, कुछ एमपीएस को कुछ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर पार्लिमानी सेक्रेटरी यानी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया। वो पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ के लिए भी गाड़ियाँ मंगवा के दी गई हैं, उनको भी गाड़ियों की ज़रूरत है। बात इधर नहीं ख़त्म हो जाती, बात आगे चलती है। बात चलती है कि एफबीआर वाले जो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, उन्होंने तकरीबन अरबों रुपए की गाड़ियाँ मांग ली हैं, जिस पे फैसल वाडा साहब असेंबली में खड़े होकर कह रहे थे कि यार छोटी गाड़ियाँ ले लो, मेहराने ले लो। कहते तो वो ठीक है, थोड़ा सा और उसमें देखना चाहिए ना ग्राउंड में जाके। तो उसके आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि कुछ दिन पहले हमने एक शो किया कि अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में, आप किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाएं, लाहौर के 4 बड़े अस्पताल फॉर एग्जांपल ले लें, गंगाराम ले लें, मेयो हॉस्पिटल ले लें, जनरल हॉस्पिटल ले लें और सर्विसेज हॉस्पिटल ले लें। ये 4 बड़े हॉस्पिटल हैं ना, इनके बाहर जब आप इनके बाहर जाएँ तो मार्केट है पूरी दवाइयों की, और मार्केट वहाँ होती है जहाँ बिज़नेस चलता है। और पंजाब हुकूमत का क्लेम है कि तमाम दवाइयाँ अस्पतालों में मिलेंगी, मुफ्त मिलेंगी, तमाम दवाइयाँ अस्पतालों में मुफ्त मिलेंगी, तमाम दवाइयाँ।
ये पंजाब हुकूमत का क्लेम है, मेरा क्लेम नहीं है। वहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं कि नहीं मिले तो हमें बताना, नहीं मिले तो फ़ोन करना। कोई फ़ोन करे तो बेचारा हो गया, ओह लट गया रहा। मेरी एक अजीज़ा थी, वो हॉस्पिटल में थी, मैं उनको बेचारी को दवाई के लिए कहने गया तो वो बेचारी मुश्किल में ही पड़ गई। उनके बेड पे 2 पेशेंट लेटे हुए हैं, यानी कि बेड ही वहाँ पर मैसर नहीं है। और हम बात करते हैं बेहतरीन निज़ाम सेहत की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारा सेहत का निज़ाम कैसा है। और मेरा आपको नहीं यकीन आ रहा, मैंने इसके बारे में छोटा सा सर्वे ऐसे किया, मैं अस्पताल के बाहर खड़ा हो गया, अंदर भी नहीं गया। वो अंदर फिर हमें भी नहीं जाने देते ना अस्पताल में, वो कहते हैं कैमरे लेके नहीं जाने, किसी की अच्छी कवरेज करने जाएँ तो आपको जाने देंगे, वरना वो जाने नहीं देंगे। लेकिन हमने क्या किया, हमने जाके देखा, हमने लोगों से जब पूछा, लोग सिर्फ पर्चियाँ देख लें आपसे भी मैं कहता हूँ, आप किसी अस्पताल के बाहर, बल्कि वो जो क्लेम करते हैं दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, एक दफ़ा किसी अस्पताल में ओपीडी या इमरजेंसी या किसी वार्ड के बाहर खड़े होकर देख लें, पर्चियाँ अंदर से आएंगी, उस पर दवाइयाँ लिखी होंगी, उस पर मुख्तलिफ दवाइयाँ लिखी होंगी जो अस्पताल के लिए मंगवाई जा रही हैं। इवन कि ड्रिप का सेट भी बाहर से मंगवाया जाता है, ब्रानुला बाहर से मंगवाया जाता है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें ये कर क्या रहे हैं, और मेरा नहीं यकीन आ रहा, जाके लोगों को देख लें आप। पर्ची अंदर से मिली है, क्या लेके आए उन्होंने, क्या लेके आओ? ये 2 वो कह रहे अंदर हैं, ये मिल जाएंगी, तो ये कह रहे हैं बाहर से लेके ये नहीं मिलेगा, ये एक सेट है उसका। हाँ अच्छा, ये क्या कहते हैं आपको? अंदर मेडिकल स्टोर ही कह रहे नहीं है, पता नहीं है। वो 3 बंदों से पूछा, वो कह रहे हैं बाहर से मेडिसिन मिलनी है। यहाँ मेडिसिन नहीं मिलेगी, मेडिसिन नहीं मिलेगी। ये पर्ची बाहर की है बेसिकली, ये पर्ची बाहर की है, जहाँ की भी पर्ची इंग्लैंड जाने वाली पर्ची है ना बेसिकली, हमें इंग्लैंड से लानी पड़ेगी दवाई। अच्छा, मैं लेके आता हूँ, अल्लाह खैर करेगा भाई। ऐसे अस्पताल की पर्ची है। हाँ जी। तो उन्होंने दवाई नहीं दी? नहीं जी, उन्होंने कहा ये बाहरों जाके खरीद लो। भाईजान ये अंदर से नहीं मिला आपको? ये अंदर से नहीं मिला और ये बाहर से मिला है। ये बाहर से लेके आया? ये बाहर से लेके आया मैं, ये पर्ची है। ये हॉस्पिटल में मिलना चाहिए। 150 रुपीज़ पे करके आया मैं इसके। बात 150 की नहीं है, बात ख्वारी की है। फिक्र ना करें, वहाँ से यहाँ आने का मसला है ना, इनको ख्वारी करनी पड़ेगी। की कहते ने ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। हरे रंग दी उन्ना कोल है नहीं ना पीली कोई भी, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ नहीं हैगी, हरी नहीं है तो बाहरों ला। आप भी दवाई लेने आए हैं? यहाँ पर खप रहे हैं हम, महीने 1.5 महीना हो गया यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। कभी ये देखें टेस्ट करवाने जाते हैं, ये कॉलेज लैब बनाई हुई हैं इन्होंने सरकारी, ठीक है, रेफरेंस के साथ ये सारा कुछ कर देते हैं। अच्छा। लेकिन बाहर जो आम गरीब बंदा है उसके लिए कुछ नहीं है। अपना ब्लड टेस्ट करवाना तो क्या हुआ? देखिए कल दे के गए हैं, ठीक है, उन्होंने आज फिर कॉल करके वापस भेज दिया कि जी इमरजेंसी में ले जाए। इमरजेंसी में जाएं तो वो कहते हैं उधर चले जाएं, बाहर जाएं तो कहाँ जाए बंदा, गरीब बंदा क्या टेस्ट भी नहीं हो रहा? नहीं जा करते ही नहीं कुछ। जो क्या कहते हैं 3-3 4-4 दिन लेट करते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल किस लिए बने हुए हैं मुझे बताएं? गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? ये कुर्सियों पे जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? बाजी दवाई लिख के दी है इन्होंने आपको? कौन सी दवाई लिख के दी है? ये कहते हैं अच्छा वाइल लेके आए। चलें भाई, अंदर से अभी यहाँ पर खड़े हो गए ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा अंदर दवाई कौन सी शॉट है। अभी वाइल शॉट है, वो वाइल सारी बाहर से जाके लेके आ रहे हैं लोग। वाइल तो अस्पताल में होनी चाहिए जिसमें वो ब्लड डाल के दें। बाजी बात सुने, आपको दवाई मिली है अंदर से? नहीं मिली, अंदर से दवाई नहीं दी, उन्होंने लिख के दे दी है। ओपीडी की पेशेंट है, वो बच्चे को चोट लगी है। अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन लगाया है, मेडिसिन नहीं दी। मेडिसिन नहीं दी, वो कहते हैं बाहर से ले। बाहर से ले। ये दवाइयाँ वैसे इनको आपको देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी ना उन्होंने, बाहर से ली है, इतनी महंगी दवाई ये बाहर से ली है आपने। ये भी आपको अंदर से नहीं मिली, इन्होंने पर्ची पे लिख के दी थी। ये दे दोनों पर्ची, ये देखें जी, ये पर्चियाँ कैसी लिख के देते हैं ये अंदर से ना। ये पर्चियाँ बिल्कुल सादी हैं, किसी और के पैड पे लिख के दी हुई हैं। आउटडोर पेशेंट की ये पर्ची है, और उसके पीछे उन्होंने दवाइयाँ ऐसे करके लिख दी। अभी आप जब पूछने जाएंगे ना कि ये किसने लिखी हैं, वो सारे कहेंगे हमने नहीं लिखी। इन तक रसाई नहीं है ना हमारी। मेरे जाके ना तो भी फड़ ली है कि जनाब है दसो है होया की है। ये देखें, अरे अल्लाह खैर करे बाबा जी। अब तो अंदर आपने पता किया मेडिकल स्टोर से? वैसे हाँ जी, उन्होंने कहा जिन्होंने पर्ची लिख के दी वो कहते हैं यहाँ नहीं ये मिलेगी, बाहर से मिलेगी। बाहर से मिलेगी? हाँ जी। पता इनको आपको दवाइयाँ आपको देनी चाहिए, नहीं दे रहे। जाती है ये। अभी खून 6 पॉइंट पे चला गया, फिर भी खून नहीं लगा रहे, फिर भी कह रहे हैं अभी नहीं है, बस नहीं है। पेशेंट कौन है? बीवी है मेरी। अल्लाह ताला सेहत दे उनको। आपने सुन ली, अभी भी आपको नहीं यकीन आ रहा होगा, और कई लोग कह रहे होंगे दवाइयाँ मिलदियाँ ने, कुछ घट रह जांदियां ने, कुछ चल जांदियां ने, कुछ मिल जांदियां ने, और कुछ जो उनसी हैं वो डॉक्टर इस तरह करते हैं, डॉक्टरों पे इल्ज़ाम लगाएंगे। तो मैंने सोचा डॉक्टर से जाके पता कर लें। डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब हैं ये सर्विस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, इनसे जाके पूछ लें ये YDA के हैं। ये कहते हैं दवाइयों की जो दवाइयाँ मुफ्त मिलनी चाहिए वो मुफ्त मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, उस पर जाके वो क्या कहते हैं वो आप सुन। अभी सिचुएशन ऐसी है, मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो पेशेंट अंदर से आते जा रहे हैं, पर्ची पे वो स्टैम्प भी डॉक्टर की लगी हुई है कईयों की, और वो जाके बाहर से मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, क्या सरकारी अस्पताल बाउंड नहीं है OPD और एमरजेंसी में मरीजों को दवाई देने के?
जी सबसे पहले मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में जो लैंड करता है, हाँ, या ना बताएं, बाउंड है, डेफिनेटली बाउंड है। दिस इज़ अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल, इसके बाहर रेफरल नहीं है। एक हमारे पास पेरिफेरी से भी पेशेंट आने हैं, हमने पूरे पंजाब को डील करना है। ठीक है, और यहाँ दवाई होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और दवाई अच्छा अब बाहर क्यों जाती है दवाई? अब उसको आपको चीज़ों को प्रोब करने की ज़रूरत है। हाँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट लैंड करता है। मैं आप ये कंपनी, ये जो क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें इसके जो बाद में आएंगे। अब इशू ये है कि फॉर एग्जांपल इंजेक्शन एड्रेनालिन है, एक लाइफ सेविंग मेडिकेशन है, ठीक है, लेकिन आप अभी इमरजेंसी में विजिट करें, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे में अवेलेबल नहीं अवेलेबल। हमारे पास प्रोपोफोल इंजेक्शन है, जो बेसिक इंजेक्शन है बेहोशी के लिए। हमने कोई भी सर्जरी करनी है 600-500 रुपीज़ उसकी प्राइस है, जो बाहर से इजीली अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। अब आप इस चीज़ को अगर प्रोव करेंगे, ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, हाँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की मैंने लायबिलिटी। सुना कि एक नेटवर्क, एक वो है जॉइंट, एक कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें अपडेट होता है कि इतनी दवाई अवेलेबल है, इतनी दवाई अवेलेबल नहीं है। जी जी, एक HIMIS सिस्टम लॉन्च किया है। जैसे आज मेरी OPD में अभी करके आया हूँ, हम बाउंड हैं कि हमने जो पेशेंट चेक करना है उसका डायग्नोसिस, उसकी सिम्टम्स और उसको जो मेडिकेशन लिख के देनी है, वी आर बाउंड टू अपडेट दैट ऑन दैट सिस्टम। ठीक है, तो ये तो सारा कुछ मॉनिटर्ड है, ऑनलाइन हो रही हैं चीज़ें। हाँ। और आप देखें, आप पेशेंट से लें, जाके पूछें राय उनकी, कौन कौन सी मेडिकेशन आपको मिल रही हैं। मैं आपको तो लोग जारी बाहर रहे हैं, बाहर जाके दवाई लेते हैं। ऑनलाइन सिस्टम पे आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट रन कर रही है। अच्छा, फिर ये क्यों ऐसे होता क्यों? इसमें जब से ये सेहत कार्ड आया है, तब से लेके अब तक ये इतना नाक़िस सेहत का इंतज़ाम हो चुका है कि आप यकीन करें कि हमारे पास स्टिचेस नहीं होते हैं। हम सर्जरी करते हैं, पेशेंट से तकरीबन 800, 1000, 1200 तक स्टिचेस आते हैं, जो हमें पेशेंट से मंगवाने पड़ते हैं। और आप इसको अगर प्रोब करेंगे, हमारी जो आपने देखा होगा अभी रिसेंट भी सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं, पेशेंट समझते हैं कि शायद जी डॉक्टर्स अपनी जेबों में डाल के घर ले जाते हैं। डॉक्टर पे इल्ज़ाम ये लगता है, मेरे इल्ज़ाम एक और ले लें, इल्ज़ाम ये लगता है कि अगर आप OPD में बैठते हैं ना, तो आपको एक सॉल्ट लिख के देना है, आप उसकी बजाय कंपनी का, ब्रांड का दवाई लिख के देते हैं, और उस कंपनी का लिख के देते हैं जो आपके साथ एफिलिएट होती है या आपके साथ एसोसिएट होती है। जी जी, जब मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि मैं आज, अब हमारे पास जो मेरे पास पेशेंट आएगा ना, उसका मैंने डायग्नोसिस भी लिखना है, मेडिकेशन भी। और पेशेंट जो हमारे पास, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो हमसे पूछता है कि इज़ दिस अवेलेबल इन फार्मेसी, और हम उनको काउंसिल करके भेजते हैं कि भाई आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे फार्मेसी है, यहाँ से आपको ये मेडिसिन मिलेगी। मैंने जितने पेशेंट से बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर ने क्या बाहरों मिलेगी? नहीं डॉक्टर, वो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने बिहाफ पे आप कह रहा हूँ, जो बंदा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पावरफुल है, वैसे डॉक्टर को पता हो कि दवाई नीचे नहीं मिलनी, बाहर से जाके ले लें। अच्छा, उसमें अब एक चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब ये बात जरा दोबारा से जोर से कह दें, क्योंकि ये बात सुन लें, ये डॉक्टर साहब हैं, ये OPD में बैठते हैं एक सरकारी अस्पताल की, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर बाउंड है आपको ये कहने के लिए कि ये दवाई आपने अब हमारी फार्मेसी से लेनी है जो सरकारी अस्पताल की है। डॉक्टर साहब, एक दो आप ही क्या? हाँ जी, मैं यही आपको कह रहा हूँ कि पेशेंट हमारी लायबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका जो डायग्नोसिस होता है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग उसको हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए। दिस इज़ अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल। अब उसमें कुछ ऐसी मेडिकेशन जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम पेशेंट को काउंसिल करके, पेशेंट से पूछ के उनको रेकमेंड करते हैं। एक और सवाल ये कि वायल जो सी होती है जिसमें ब्लड जाता है, बिल्कुल वो अवेलेबल नहीं है आपके सर्विस? आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, डेंगू की पेंडेमिक आई थी अभी, मतलब बड़े केसेस हमारे पास आए हैं। आप अभी मेरे साथ चले जाएं जोन से वार्ड में, मैं आपको वार्ड नहीं बताऊंगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। मुझे आप CBC वायल, सीरम वायल्स ढूंढ के दिखा दें कहाँ पे अवेलेबल नहीं मिल रही। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर पे आती है या एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है? एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है। लेकिन आवाम ये समझती है कि डॉक्टर ही प्रोवाइड करे, और इसी वजह से मल्टीपल सिक्योरिटी ब्रीचेस होती हैं। डॉक्टर्स का इमेज सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से गंदा किया जा रहा है कि डॉक्टर जो है वो दवाई प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये जो दवाई का बाहर भेज देना, ये डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर्स जो कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी पावरफुल। जो बंदा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है, जो डॉक्टर आपको बाहर की दवाई लिख के दे रहा है और ये कह रहा है कि ये बाहर से जाके ले लो, यहाँ नहीं मिलेगी, वो डॉक्टर गलत कर रहा है, उसको कहें कि मुझे वो दवाई बताएं जो यहाँ मिलेगी। अच्छा, डॉक्टर फिर एक और चीज़ करते हैं, डॉक्टर कहते हैं भाई ये नाल आराम है, दवाई जी ना जी सरकारी अस्पताल तो मिल रही है, सही नहीं की, तेन बाहरों ही आराम आना। नहीं, ऐसी मैं मेरी बात से, जो बंदा फिजिशियन यहाँ पे बैठा हुआ है ना, असल में आपको इस चीज़ की समझने की, डॉक्टर का काम है डायग्नोसिस करना। ठीक है, मेडिकेशन जो है वो आप, कोई भी बंदा, आपको पता है मुझे बुखार है, मैंने ये पैनाडोल खानी है,
अब डॉक्टर जब मेडिकेशंस लिखता है, हमारी अटमोस्ट कोशिश होती है कि वो मेडिसिन यहाँ से, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने पेशेंट्स हैं बड़े अच्छे रिकवर होकर जाते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो मेडिकेशंस यहाँ से लेके जाते हैं, बड़ी अच्छी एक्टिविटी उनकी रिस्पॉन्स आता है। ये सारा कुछ मैंने आपको इसलिए दिखाया दवाइयों वाला। क्लेम बहुत बड़े बड़े हैं हमारे, हम इतने इतने बड़े क्लेम करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। क्लेम ये है कि दवाइयाँ घरों तक पहुँचाई जा रही हैं, दवाइयाँ घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। जब बड़े हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही तो घर तक कैसे जा रही होगी? सिस्टम जो सा है ना वो चल नहीं रहा। सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप होल हैं। सिस्टम जो सा है वो कोलैप्स होने के करीब है। कि उसकी वजह ये नहीं है कि हुक्मरान शायद कोशिश कर रहा हो। अभी मरीम के पास जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब के पास जाएंगे, किसी भी वज़ीर आला के पास जाएंगे, वो कहेंगे यार बताओ क्या करना है। और अगर मुझे यकीन है कि अगर आप उनको दवाई का क्लेम करेंगे, कहेंगे ना, तो आपके घर में दवाई भी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 1 महीना 2 महीने उसके बाद फिर कहीं ना कहीं तातुल का शिकार होगा। फिर आपको सिफारिश लगानी पड़ेगी। मेरे जैसे बंदे को फ़ोन करेंगे कि यार ये भाई फ़ोन करके क्या है कि दवाई नहीं आ रही, मेरे जैसा बंदा रोला डालेगा, वीडियो बनाएगा, फिर दवाई आना शुरू हो जाएगी। लूप होल सेंटर के अंदर है, वो लूप होल ख़त्म करने की ज़रूरत है आपको। दवाइयाँ बाहर से परचेज़ हो रही हैं, अंदर क्यों नहीं आ रही? सवाल है। ये सवाल जिनके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ वो इसका जवाब बड़ी अच्छी तरह ढूंढ लेंगे। दवाइयाँ आप खरीद रहे हैं, आपके पास पूरा सिस्टम है, उसके बावजूद दवाइयाँ बाहर लेने क्यों जा रहे हैं? फिर सवाल है, इसका जवाब फिर आप ढूंढ लेंगे। इसका जवाब ढूंढें, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, एक चीज़ हुई पिछले दिनों, हमने एक चीज़ कवर की, बड़ी अजीब थी, मेरे लिए नया था ये। हमने बड़े बड़े नौसरबाज देखे हैं, बल्कि नौसरबाजों से ही डील करते रहते हैं हम हर वक्त। नौसरबाजी तो एक हमारा खेल बनता जा रहा है, कौमी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन खेल बनता जा रहा है। बड़े शौक से खेलते हैं, बल्कि नौसरबाजी करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा नौसरबाज हो ना तो 4-5 दोस्त बैठ के कहते हैं ओह भाई बड़ा टैलेंट है भाई में। अब नौसरबाजी टैलेंट में गिना जाता है हमारे यहाँ पे ना। तो एक टैलेंटेड आदमी ने क्या किया, एक लाहौर शहर के अंदर, ज़्यादा दूर ना जाए, नारकरी में लाहौरी है, अपने आप को बड़ा फनकार समझते हैं कई दफ़ा पे हम सारे। तो हमें बुद्धू बना गया कोई। उसने क्या किया, वो ज़रा जाके देखे, हंसी आ रही लेकिन उधर मुझे रोना आ रहा था। हाँ, मुझे सुन के हंसी आ रही है, हुआ क्या जाके देखें। हुआ क्या बताएं ज़रा। सर मैं तो बैठा हुआ था ऑफिस, तो ये सारे लोग मेरी तरफ इकट्ठे होके आ गए कि हमने बिल जमा करवाया, हमारे बिल अपडेट नहीं हुए। नेशनल बैंक की मोहरें जाली हैं और मुख्तलिफ, ये देखें ना, नादरा की मोहरें जाली हैं हमारे इलाके में। यहाँ पे हमें खुद नहीं पता। एक मोहरें भी मैं चिकाता हूँ, ये जरा मोहरें देखें, ये देखें। यहाँ पर हुआ ये वकूआ, मैं बड़े लोगों को सारा बता दूं। वकूआ ये हुआ है कि यहाँ पर एक दुकान खोली गई, दुकान के बाहर लिख के लगाया गया, ये फ्लेक्स लगे थे दुकान के बाहर। ये फ्लेक्स दिखाना जरा जूम करके, कैमरामैन से कहता हूँ। ये फ्लेक्स लगे हुए थे, पाकिस्तान पोस्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर तस्नीम यूसुफ भट्ट साहब लिखा हुआ है, और ये यूसुफ फाउंडेशन खुली हुई है। ये बोर्ड लगे हुए थे, और इन बोर्ड्स के नीचे जो दुकान खुली थी वहां पर नादरा सेंटर बनाया हुआ था इस पे। वो नादरा सेंटर के कल वल लोग आए हैं और वो मेरा ख्याल है वो सारी फ्लेक्सें फाड़ के ले गए हैं। नादरा वाले ले गए, नादरा वाले वो कह रहे हैं। यानी कि जो नादरा के लोग थे वो फ्लेक्सें ले गए थे। उसने किया क्या, उसने यहाँ पर एक इदारा खोला, यानी दफ्तर खोला। दफ्तर में वो ई सहूलत सेंटर पाकिस्तान पोस्ट के नाम से वो बिल भी जमा कर रहा है, वो असले की फीस भी जमा कर रहा है, वो किसी भी किस्म का आपने चलान जमा करना है वो सारे जमा कर रहा है, और जमा करके वो मोहरें भी लगा के दे रहा है। और वो बंदा यहाँ से कितने अरसे से काम कर रहा है? तकरीबन 2 महीने से ये लोग कह रहे हैं। 2 महीने से पैदाइशी पर्चे भी बना कर दे रहे हैं, पैदाइशी पर्चे बना के दे रहे हैं, असला लाइसेंस भी बना के दे रहा है, और ड्राइविंग लाइसेंस भी बना के दे रहा है, और सेकंड ये कि पासपोर्ट भी बना रहे हैं। जब ये पहली दुकान खुली थी तो उससे पहले कोई लोग करवा रहे थे? नहीं करवा नहीं रहे थे, बल्कि हम खुद गए। मैंने पूछा भी बिल जमा हो जाएगा, उन्होंने कहा हाँ जी अपना इदारा है। वो मोहल्लेदारी लड़का जिसने हमें कहा, तो मैंने कहा मैं बिल जमा करवा दूँ। लड़का कहाँ है? वो भी लापता नजर ही नहीं आ रहा। फंस गया कि मुझे सरकारी नौकरी लगवा के देगा, लेकिन उसको ये लालच दिया कि मैं सरकारी नौकरी लगा के दूंगा। अब ये देखें बंदे की शक्ल, अब वोटर के बिल 3 ये लेके आए हैं। वो कहता है उसने मेरे जमा किए हुए, लेकिन ये पेड नहीं है। नादरा की 2 नंबर स्टैंप लगाई हुई है उसने। सारी स्टैंप्स 2 नंबर है, सारी स्टैंप्स 2 नंबर है। नादरा की स्टैंप्स भी 2 नंबर लगाई हुई है। जरा करीब करना, दिखाएं, मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, जरा मैं अपने कैमरामैन से कहता हूँ ये जरा करीब करना। ये नादरा की वो लगा रहा है, स्टैंप्स लगा रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ और स्टैंप्स भी दिखाता हूँ। ये स्टैंप देखें, ये नादरा की स्टैंप्स लगाई जा रही हैं इसके ऊपर, ठीक है। और नेशनल बैंक वाली दिखाओ। नेशनल बैंक की जी, ये नेशनल बैंक की जो है सबमिट करवाने के बाद वो बिल लगा रहा है, और वो बिल को नीचे से फाड़ के भी दे रहा है आपको। ये देखें, पोस्टल सर्विसेज, यूटिलिटी बिल्स भी जमा कर रहा है, और तमाम बिल्स जमा कर रहा है। आपको नेशनल बैंक की स्टेट लगाई है उसने। हमारे बिल आए डबल लग गया। नेशनल बैंक की, ये रही नेशनल बैंक की भी देख रहे हैं आप। नेशनल बैंक की भी स्टैंप्स लगा रहा है वो बिलों के ऊपर।
और इन्होंने असला लाइसेंस की फीस भी ले ली है। मैं लोग यहाँ पर बड़े शदीद परेशान हैं। ये 3 दिसंबर को बिल जमा हुआ है और अब जनवरी है और बिल दोबारा लग के आ गया, उसमें डबल बिल्स आ गए हैं सबके। असला लाइसेंस भी देख लें आप कि वो नादरा की मोहरें लगा रहा है और नादरा की मोहरें जो सी हैं वो लगा के चला रहा है और लोगों को बिल जमा कर रहा है। बट कितनी है अजीब बात है ये। और हमें मेरे ख्याल से फ्रॉड, पहली बार ऐसा देखा। फ्रॉड का तरीका उसका चेक करें, जिसके साथ एक मोहल्लेदार उसने यहाँ पे घेरा है, उसको उसने लालच दिया है कि मैं तुम्हें वापडा में मुलाजम करवाऊंगा। वो सबके पास जा रहा है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बिल जमा करवाता हूँ। अच्छा, बंदा जो है ना वो ये नहीं है कि अननोन है, वो उसकी फोटो लगी हुई है। प्लीज जरा फोटो पे जूम इन करना। वो ऊपर डॉक्टर लिखा हुआ है, उसके नाम के नीचे डॉक्टर तस्नीम यूसुफ भट्ट। उसने अपने अब्बा जी की फोटो भी लगाई हुई है, मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब की। यूसुफ फाउंडेशन है ये। तो जी चलते चलते सफ़र इख्तिताम को पहुंचा, प्रोग्राम का सफ़र इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है। मैं कुछ दिन पहले टीवी पे सुन रहा था, एक बंदा बाहर किसी दुनिया में बैठा, किसी और मुल्क का, वो कहता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें लोग कर्जा लेते हैं। यानी कि दुनिया सारी कर्जा लेती है, लेकिन वो कर्जा लेके क्या करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। इंडस्ट्री लगाने के बाद वहाँ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उस इंडस्ट्री से कमाते हैं और वो दुनिया को अपना कर्जा वापस कर देते हैं जिससे उन्होंने कर्जा लिया हो। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कर्जा लेता है, कर्जा लेने के बाद वो उस कर्जे के साथ कभी मेट्रो बनाता है, कभी सड़क बनाता है, कभी सब्सिडियाँ देता है, कभी क्या करता है, और फिर उस कर्जा उतारने के लिए अपने लोगों की खून में से टैक्स इकट्ठा करके वो पैसे बाहर जमा कराता है टैक्स के तौर पे। ये करते हैं हम, दुनिया हमारे बारे में ये सोचती है और लोग हमारे बारे में ये कहते हैं। ये आपने बस नज़र में रखना है। ये होता ऐसे ही है, वैसे नज़र ऐसे ही आता है, चीज़ें ऐसी होती हैं। जब आप लोगों से जाके बात करें जो क्या कहते हैं ना, आदादो शुमार के वो हैं, सामरी जादूगर हैं, जो ऐसे करके बताते हैं कि इतने % हो गया। आज की खबर ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो उन्होंने दोबारा पेश की है तो जो है सूद की शरह वो और कम हो गई है, यानी कि एक पॉइंट और कम हुई है। जो वो बताते हैं ये जादूगर आदादो शुमार के कि महंगाई की शरह इतनी कम हो गई है कि पहले कभी नहीं थी, सिंगल डिजिट में आ चुकी हुई है। मैं ये सोचता हूँ कि बाहर दुनिया में जब हम जाते हैं, लोगों में गली मोहल्ले में फिरते हैं, लोग आज भी उसी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप मुर्गी ख़रीदने जाएँ, मुर्गी 1000 को टच करती है साफ़ी। किस तरह टच करती है वो कहानी अलग है। यानी कि उनसे पूछो ना, वो कहता है जी ये मुर्गी उतों ले लोगे तो है सरकारी रेट थे, है साफ़ करके कट के बना के है इन्ने रेट थे, वो रेट वहीं पर ले आते हैं। यानी कि मुर्गी सरकारी आपको अनाउंस हुई होती है, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपये की इन्होंने साफ़ करके तो देनी है 150 रुपये की। तो मैं ये सिर्फ इस बात में हैरान हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए कौन है। फिर मैं जब निज़ाम की तरफ देखता हूँ तो बंदे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटी के लोग हैं वहाँ पर, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, प्राइस कंट्रोल कमेटी के मजिस्ट्रेट्स हैं जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है सरकारी तरफ से। लेकिन वो ये श्योर करते हैं कि हाँ रेट लिखा हुआ है, इतने का बेच रहा है। वो ये नहीं देखते कि ये ऑप्शंस कितनी और डाल के बैठा हुआ है, ये साफ़ करके कितने पैसे ले रहा है, ये उनको किस तरह लूटने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी अहम चीज़ है। और मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, भुखे दी जान ना लवे, मेरी दरख्वास्त है। गरीब लोग जब गरीब लोगों की जान निकालने पे आ जाते हैं ना, उसको लूटने पे आ जाते हैं, तो फिर ऐसी तबाहियाँ मचती हैं, फिर ऐसे नौसरबाज पैदा होते हैं जो बैंक की वो दुकान खोल लेते हैं और बिल जमा करी जाते हैं। तो जब गरीब आदमी को लूटता ना, जब इसको इकट्ठा करेंगे ना, अब ये जो करोड़ रुपया को आगे बैठा है नौसरबाज भागा लेके, तो अभी पिछले गरीब आदमी निकलना, इन्हें आइडिया जनरेट किया होना, इन्हें चीज़ां जनरेट की होनगियां, इन्हें बनाइया होनगियां, तो पूरा आइडिया प्लान किया होगा। कितने ईवल जीनियस हैं। यही अपनी जीनियसनेस जो सी है किसी अच्छी जगह पे लगा लें, अच्छी सिमत पे लगा लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, हमें अपने एंड तक चीज़ों को बेहतर करने की कैसे ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ। और कहेंगे तुम दसदा नहीं कही जाता सही होना, किस तरह सही होना? सही है इस तरह होना तुसी कि अगर आपको कोई महंगी चीज़ बेचता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेकरी आइटम है, वो आप ख़रीदने जाते हैं, वो आपको एक टाइम पे मिलती है 100 रुपये की, अब अगले 2 हफ्ते के बाद जाते हैं वो 150 की हो जाती है, वो 250 की हो जाती है, इस तरह बढ़ती जाती है। ख़रीदना छोड़ दें। जिस चीज़ को आपको लगता है कि ये ना इंसाफ़ी है, ये गैर ज़रूरी, इसकी कीमत बढ़ाई गई है, गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाई गई है, ख़रीदना छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। आप बाइकआउट कर दें, खुद बाइकआउट कर दें। यकीन माने आज बाइकआउट करना शुरू करें बहैसियत कौम। जो चीज़ आपको महंगी नज़र आ रही है मत ख़रीदें, को नहीं ख़रीदनी, ये महंगी बेच रहे हो तुम, मुझे नहीं ख़रीदनी। जो चीज़ आपको आपकी सही वैल्यू नहीं दे रही आपकी पैसे की, मत ख़रीदें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये कहना छोड़ दें मेरे बच्चों को लिया के देना सी पिज़्ज़ा, बच्चों को खाना बड़ा ज़रूरी है, उन्होंने यह खाना पैटिस खाने बड़े ज़रूरी ने, मत ख़रीदें। कोई नहीं, हम सूखी रोटी थोड़ी देर खिला दें, उनको भी मजबूत करें।
रोकें थोड़ी देर चीज़ों को, मत जाएं इन लग्जरी आइटम्स के पीछे। जब आप इन चीज़ों के पीछे मरना शुरू कर देंगे, ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, ये आपकी गर्दन ऐसे पकड़ेंगे, आपको लग पता जाएगा, ये आपको ये बताएंगे कि ये सेट करते हैं स्टेटस सिंबल, पैटिस खाना स्टेटस सिंबल बना देते हैं। बल ये बताते हैं आपको कि ये गाड़ी रखोगे तो मुआशरे में इज्जत होगी, ये चीज़ रखोगे तो मुआशरे में इज्जत होगी। साइकिल पर भी चले जाओगे ना, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ इज्जत होएगी जो ਤੁਹਾਡੇ किरदार की वजह तो होएगी। ਤੁਹਾਡਾ किरदार अच्छा होएगा ना, पैदल भी चले जाओगे ਤੁਹਾਡੀ इज्जत होएगी। ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਕਤੀ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ वजह तो यकीन मानो क्या कहें, अब इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे अच्छी चीज़ें करने की और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की। मेरा आखिरी मैसेज इस सारे शो का यही है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कफन की जेबें नहीं होती, कुछ नहीं लेके जाना। दौलत का ये जो आपने खेल रचा लिया है, जिसमें लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, नौसरबाजियाँ कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करके सिर्फ दौलत की तरफ जा रहे हैं। ये दौलत इम्तिहान है, ये दौलत आपका इम्तिहान है और अगर आप इस इम्तिहान में फ़ेल हो गए, यकीन माने आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत ख़राब होने वाली है। अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं, अपने आखिरत को बेहतर बनाएं, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।